जी जी बोलें। वेव्स का टाइम पीरियड चेंज होगा क्या डैम्पिंग में? सॉरी समझ नहीं, आवाज आपकी बहुत कट रही है। सर जो एंटी डैम्पिंग वाला ग्राफ हमने अभी बनाया है, जी जी इसमें टाइम पीरियड चेंज होगा वेव का या टाइम पीरियड थ्रू आउट सेम रहेगा? जी, टाइम पीरियड आप उसको कंपेयर कर रही हैं उससे, क्या कहते हैं, एक डैम सिस्टम से, या इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आप बात कर रहे हैं? हेलो की सर बात कर रही हूँ। क्योंकि आवाज बहुत खराब आ रही है। चलो ठीक है, मैं आप मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। आगे हम जो है वो थोड़ा सा आगे जाने दें, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, हम उस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। मैं आपको इसको इसके अंदर भी बता दूंगा और इसको दूसरे से कंपेयर करके भी वो बताता हूँ। ठीक है, वो आगे हम पहुँच रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, फिर उसी में हम टाइम पीरियड का भी डिस्कस कर लेंगे। आपकी आवाज़ बीच में बहुत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। चलें जी, कितने हो गए स्टूडेंट? चलें मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। ठीक है जी, चले। ये सिस्टम मेरे ख्याल में अब इस इक्वेशन के अंदर अब कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर भी अभी बता दें। इस इक्वेशन को आप सिंपली डैम्ड इक्वेशन से अगर रिलेट करें तो फर्क बीच में सिर्फ जो है वो इस एक्सपोनेंशियल पैरामीटर का है। अगर इसको बीच में से निकाल दें तो सिंपली इक्वेशन वही है जो कि आपकी एक डैम्ड सॉरी अनडैम्ड ऑसिलेटर में, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपका था उसमें बनी थी। ठीक है, उसमें एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी, इधर एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी साइन अल्फा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। फाइव वो इनिशियल फेज ही है, बाकी ओमेगा टी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल ये एक्स नॉट, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या है, उस सिस्टम में एम्पलीट्यूड आपके पास सिर्फ एक्स नॉट था। इधर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स नॉट
मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, वहां सिर्फ एक्स नॉट था विच वाज अ कांस्टेंट, यहाँ एक्स नॉट बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, यानी उसका मैक्सिमम जो वो एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट है, लेकिन for the with the passage of time for each instant this x नॉट, या आप कह सकते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे? इस एक्सपोनेंशियली तौर पे जो है वो डिक्रीज कर रहा है हर स्टेप पे जो है। ये ग्राफ आपको इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। इन दिस इक्वेशन x नॉट एक्सपोनेंशियल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर which shows that amplitude is decreasing exponentially। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। पीछे सारा इसके सिंपली मैथमेटिकल स्टेप हैं जो किसी लॉजिक की वजह से लेके चले। समझने वाली जो मेन चीज है, एक तो ये इसका इनिशियल स्टेप था जो हमने इस इक्वेशन से लेके आगे बढ़ाया कि हम इस इक्वेशन को तीन तरीकों से चेंज कर सकते हैं, बीटा लेस देन, बीटा इक्वल और बीटा ग्रेटर देन से। एक बीटा इक्वल टू 0 से भी पूछा जा सकता है कि अगर बीटा 0 हो तो सिंपली अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। और यहाँ पर ये तीन सिस्टम है जिसमें हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम को मैथमेटिकली प्रूव करते हुए इस जगह पे पहुंचे, और इसी इक्वेशन का जो ग्राफ था वो आपके पास सिंपली इस तरह आ गया। अब जरा आगे चलते हैं। ग्राफ इज शोइंग दैट द साइन फंक्शन इज इन्वेलप्ड इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप देख सकते हैं कि ये साइन फंक्शन जो है ये इस एक्सपोनेंशियल, ये देखें ये जो ऊपर ग्राफ है ये जो थोड़ा सा डॉट डॉट में, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर माइनस में। तो ये जो साइन फंक्शन है ये बंद है, किसके अंदर बंद है? इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बंद है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो अब पैरामीटर्स पे आ जाते हैं, पैरामीटर्स ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम। अब आपके क्वेश्चन का आंसर भी इन्हीं पैरामीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, जो आपने टाइम पीरियड का पूछा, बल्कि आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, उस इक्वेशन की तरफ जाते हैं, उससे देख के इंशाल्लाह आप खुद जो है वो बता देंगी कि उसमें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम इज गिवन बाय ये आपने उसी इक्वेशन से ही निकाला है। यानी एम्पलीट्यूड क्या है? एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, ये अब इसका एम्पलीट्यूड है। बार बार आपको बता चुका हूँ, ये इक्वेशन 11 से हमने ये बीच में से निकाल लिया। इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम टी। इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी की तरह। सिंपली जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है डैम्ड ऑसिलेटर का वो यही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ। ओहो, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सॉरी एफ इज इक्वल टू, ये देखिए एफ की जगह ओमेगा लगा दें। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया हुआ। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। ये आप लोगों ने इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, ओके सर। ये मैंने इधर ओमेगा लिखना था, यहाँ मैंने एफ ही लिख दिया। तो आगे चलते हैं। ओमेगा की वैल्यू देखें क्या है, ये हमने उधर जो लिखी थी, ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये पीछे आपने इसको लिखा था, याद होगा आपको। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, और उससे पीछे अगर पिछले लेक्चर में चले जाएं तो ओमेगा की वैल्यू थी के अपॉन एम, और बीटा की वैल्यू हमने सपोज की थी, आपको मैं इस वाले चैप्टर ले जाता हूँ। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू थी के अपॉन एम। ये तो बिल्कुल शुरू के जो टॉपिक था उधर भी आपने लिखा था, ओमेगा किसके इक्वल होता है? अंडर स्क्वायर रूट के अपॉन एम के इक्वल होता है। ये जो है एक नई सपोजिशन थी कि गैमा, ये भी लॉजिकल है। ठीक है, ये भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझसे कि गैमा अपॉन एम जो है, ये वाला जो था, ये पिछला लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ये जो गैमा अपॉन एम था इसको आपने 2 बीटा क्यों ले लिया? ठीक है, सिंपली बीटा क्यों नहीं लिया, बीटा बाय 2 क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक जो है वो फिजिक्स की लॉजिक नहीं बल्कि मैथमेटिकल लॉजिक है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी, ये भी आपकी एक असाइनमेंट होगी इस लेक्चर के अंदर। ये जो लेक्चर 3 था ना, इस लेक्चर 3 के अंदर ये लॉजिक ढूंढे। ठीक है, एंड पे जाके जो इक्वेशंस जब बनेंगी ना, उधर आप ये ढूंढें कि ये
टू लगाने का क्या मकसद था, ये टू ना लगाते। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ टू लगाने का मकसद भी वही था कि आप इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जा सकें। ठीक है, देखें गैमा भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन आप इसकी कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, तो हमने टू बीटा के बजाय टू बीटा रख दी। ठीक है, बीटा बाय टू भी रख सकते थे, बीटा भी रख सकते थे। हमने टू बीटा क्यों रखी है, क्योंकि इसके पीछे भी एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि हम अपनी एंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। मींस कि इतना सा ये पोर्शन आपको, ये कोई इसके पीछे फिजिक्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक को जो है अमूमन याद रखना पड़ता है। ठीक है, कि ये लॉजिक क्या है। तो ये लॉजिक जो है वो आप इतना पोर्शन ये याद रख लें कि गैमा अपॉन एम जो है टू बीटा के इक्वल रखा। और क्यों रखा, वो आगे जो एंड पे जो इक्वेशन आएंगी उसमें आप इसको जरा ढूंढने की कोशिश करें। इतनी सी आपकी असाइनमेंट है कि टू बीटा अगर ना रखते, ठीक है, रखा है तो क्या हुआ, अगर आपको पता चलेगा आप अगर इसको ना रखें तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट थोड़े से सिंप्लीफाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी टास्क है, ये आपने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आप कर सके। मतलब ये कोई वही उस किस्म की असाइनमेंट नहीं है जिसके मार्क्स होंगे, ये वैसे ही आपकी एक जहन का इम्तिहान है। ठीक है, बहरहाल इधर बताने का मकसद ये था कि बीटा की वैल्यू जो थी, जब बीटा को अगर आप इधर छोड़ दें, टू को इधर ले आए, तो गैमा अपॉन 2m बन जाएगा। उसका स्केयर ले लें तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी गैमा स्केयर अपॉन 4m स्केयर। तो ओमेगा नॉट स्केयर की वैल्यू k अपॉन m है, और बीटा स्केयर की वैल्यू गैमा स्केयर अपॉन 4m है। तो अब देखें जरा फ्रीक्वेंसी क्या बनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई k अपॉन m माइनस गैमा अपॉन m। जो सिंपल जो आपके पास सिस्टम था जो अनडैम्प्ड था, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा, अगर इस गैमा को जीरो कर दें, इस गैमा का मतलब क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। मीन आप इस सिस्टम में से डैम्पिंग को हटा दें, डैम्पिंग को हटा दें तो ये सिस्टम कैसा बनेगा। एक मिनट ठहर जाए जी, सिर्फ एक मिनट, पता होगा क्यों एक मिनट। ये इक्वेशन 13 और 14 को जरा आप कंपेयर करें। देखिए 14 इक्वेशन कैसे बनी है, ये इक्वेशन वो है जो कि आपने अनडैम्प्ड सिस्टम में पढ़ भी चुके हैं। यानी फ्रीक्वेंसी सिंपली स्प्रिंग मास सिस्टम की क्या होती थी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, वो तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, आ रही है। हाँ, अच्छा, ये इक्वेशन 13 और 14 को जरा कंपेयर करना मैं आपको बता रहा था। सर जी जी, स्क्रीन शेयर कर ले सर। ओहो सॉरी, वो असल में मेरा नेट हो गया था डिस्कनेक्ट। एक मिनट। जी, नजर आ रही है अभी? यस सर। अच्छा जी, अच्छा मैं क्या था 13 और 14 इक्वेशन को जरा कंपेयर करके देखें। ये 14 इक्वेशन वो है जो आप अपने इस वेव्स एंड ऑसिलेशन के बिल्कुल शुरू में स्प्रिंग मास सिस्टम की जो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी उसमें आप फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। ठीक है, यही इक्वेशन हम यहाँ इक्वेशन 13 से भी प्रूव कर सकते हैं। इक्वेशन 13 जो है फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस अंडर डैम सिस्टम की है। ठीक है, जहाँ गैमा भी आ रहा है, अगर आप गैमा को जीरो कर दें, गैमा मीन ये डैम्पिंग कोफिशिएंट, यानी आप डैम्पिंग वाले तमाम पैरामीटर पीछे निकाल दें, फ्रिक्शन को खत्म कर दें, आप जो भी एक्सोजेट जो भी डैम्पिंग की वजूहात बनती हैं उन्हें खत्म कर दें, तो ये गैमा जीरो हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट दोबारा अनडैम्प्ड सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस देखें क्या है, मेन ये डिफरेंस आपने देखना है। इसी में आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा कि क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। आप पहले ये अनडैम्प्ड सिस्टम में देखें, अनडैम्प्ड सिस्टम में देखें 2 पाई कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि थ्रू आउट द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एक अनडैम्प्ड सिस्टम की ऑसिलेटर की कांस्टेंट रहती है। और ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है, जो कि एक डैम्पिंग की एक काइंड है, इसमें देखें 2 पाई कांस्टेंट है,
K कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, और किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में गैमा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इट्स मीन कि इस सिस्टम में भी फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी, एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट इट्स मीन कि इसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है? सो गए? जी सर। नहीं सर, जाग रहे। जिन्होंने क्वेश्चन समझ आ गई सर। वो शाजिया जो जी क्वेश्चन समझ आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो किधर गई हैं? ज्वाइन किया उन्होंने कि नहीं किया? पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं किया। बार ठीक है, समझ आ गया होगी। तो लेकिन कंपेयर करें इक्वेशन 13 और 14 को, ठीक है? यानी अगर हम अंडर डैम की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। अनडैम सिस्टम की बात करते हैं, इसमें भी थ्रू आउट द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें एक ही सिस्टम है, यानी आपने एक ही किस्म का स्प्रिंग लिया, एक किस्म का मास लिया, एक मास को आपने पानी के अंदर रख दिया, एक मास स्प्रिंग सिस्टम को आपने एक ऐसे सिस्टम में रखा जहाँ किसी किस्म के डैम्पिंग पैरामीटर नहीं थे। तो फ्रीक्वेंसी जो है किसकी कम होगी? किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी? इक्वेशन 13 और 14 से जरा कंपेयर करके बताएं। ये जो है एक अंडर डैम दोनों की सेम है। सिस्टम जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि देखें k बाय m में से ये वाला पैरामीटर माइनस हो रहा है। माइनस होने का मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक ही तरह का आपने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, एक को आपने इस तरह पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, इस तरह आपने पानी के अंदर डाल दिया, और दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो आपने एक ऐसी जगह पर रखा है जो कि आइडियल है, जिधर किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है। यानी ये वाला सिस्टम आपने उठा के बाहर रख दिया जहाँ पानी नहीं है, ठीक है। एक पानी में रखा हुआ, एक पानी से बाहर है, ऐसी जगह पे जहाँ नो फ्रिक्शन, जिधर नो फ्रिक्शन। तो अब दोनों में क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है जी इस इक्वेशन के कंपैरिजन से, इक्वेशन 13 और 14 से। यानी जो डैम्प्ड सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और अनडैम्प्ड सिस्टम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका कितना कम है? k बाय m में से ये पैरामीटर माइनस कर दो तो उतना जो है वो इसका फ्रीक्वेंसी कम है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होगा एक अनडैम्प्ड डैम सिस्टम का, और इसी तरह बहुत से बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो और रखे तो कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बता दें, नहीं तो आगे चलें। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सर आज के लिए काफी है सर। समझ आ गया सर। सर समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है। अभी तक काफी ना बोले सर, मुझे बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आ रहा है समझ, यस बिल्कुल सर। आ रहा है सर। नहीं भी समझ आ रहा तो फिर समझा दूंगा। नो सर समझ आ गया सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज्यादा आगे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई आगे हम स्टडी नहीं कर रहे, इसी सिस्टम्स की एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो लिखा है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर फॉर, किधर गया? हाँ, it is clear from equation 13 and 14 that the frequency of damped oscillator is smaller than the undamped oscillator। ये हमने अभी बात की है। और अगर डैम्प
आज सिस्टम का मजा नहीं आ रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा। अगर डैम्पिंग बहुत कम हो, ठीक है, यानी अप्रोचेस टू जीरो हो रही हो, तब भी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी एक अनडैम्प्ड सिस्टम के इक्वल ही होगी। ये देखें, हमने कहा कि अगर तो ये जीरो है तो यही बन जाएगी, लेकिन अगर वो जीरो के अप्रोच कर रही है, बहुत ज्यादा अप्रोच कर रही है जीरो को, तब भी हम कह सकेंगे कि अंडर डैम्प की फ्रीक्वेंसी और एक अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगी। ठीक है, अब इसकी जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये आप कोशिश करें खुद ही निकालने की। एनर्जी ऑफ अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर बिल्कुल उसी मेथड पे निकालें जैसे कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी निकाली थी। उसको सामने रखें और इसके फार्मूला अप्लाई करते जाएं, इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालें। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट में वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये असाइनमेंट है सर जो अभी आपने नहीं, असाइनमेंट के तौर पे नहीं, ये खाली बस आपको थोड़ा सा मसरूफ रखने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोशिश ना करें। ठीक है, कोशिश करें, इसमें मैंने लिखा है कि ट्राई टू डू योरसेल्फ, कोशिश करें। ठीक है, नॉट सर कोशिश जरूर करेंगे सर। हाँ, ये ताबीर नहीं करेगा सर? ताबीर सबसे पहले करेगा, देखना। नहीं सर, करूंगा सर। वही मैं कह रहा हूँ, सर ताबीर। हम लोग घर के कामों में मसरूफ होते हैं सर सर। क्लास का अच्छा बच्चा है सर, सीआर भी है सर। अच्छा यार, वो सबसे पहले करेगा। नहीं सर, बिल्कुल सर, बस आपका यकीन है मुझ पर सर, बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करें। ठीक है, इसमें मुझे पता है प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन करें, कुछ हद तक आप लोग पहुंचेंगे, इतना मसला नहीं है, लेकिन उसको सामने रख के करें। ठीक है, उसको सामने रखें, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इसके फार्मूला को लेते हुए आगे इसको सॉल्व करें। ठीक, अब मैं बताना चाह रहा था थोड़ी सी एग्जांपल। आपके पास 3 सिस्टम है, बाकी 2 सिस्टम को हम तफसीली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी होता जाएगा, सिस्टम इतना लेंथी होता जाता है, इतना लेंथी, ये वेव्स ऑसिलेशन इतनी लंबी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने सिर्फ एक सेमेस्टर में रखी हुई है, ये एक सेमेस्टर का खेल है ही नहीं है, ये कम से कम ये आपके 2 सेमेस्टर कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इसको स्टार्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत लेंथी है ये, इसकी इतनी लंबी लंबी इसकी डेरिवेशन सारी। अब ये 3 सिस्टम है आपके पास, एक अंडर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड, ओवर डैम्ड। अंडर डैम्ड तो आपने पढ़ लिया, जो आप ये जनरली देख रहे हैं कि सिस्टम जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम आपने जो है वो सस्पेंड किया है, या आप एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक वाज़ेह एग्जांपल है अंडर डैम्ड सिस्टम की। ये सिस्टम जो है वो अंडर डैम्ड है, ऑसिलेट भी कर रहा है, आप देखते हैं वो ऑसिलेट करता हुआ उसका ऑसिलेशन जो है डिक्रीज करती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम ऑसिलेशन डिक्रीज कर जाए। कोई ऐसी एग्जांपल बताएं कि कोई सिस्टम रुके विदाउट ऑसिलेशन। चलें इधर चलते हैं। सर आइडियल सिचुएशन। आइडियल नहीं होती, इधर आ जाए जरा, देखें ये सिस्टम आपका, ये आपको नेट में बड़ी चीजें मिल जाती हैं इस तरह की मजेदार मजेदार। अंडर डैम ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, ये बाब जो है वो मैक्सिमा मिनिमा की तरफ जाते 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 आस्ता आस्ता रुक जाएगा। ठीक है, ये अंडर डैम सिस्टम की। पहले ग्राफ को देखते हैं, सॉरी पहले ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो मैथमेटिकल टर्म लिखी है इनको फिलहाल भूल जाएं। ठीक है, इसकी तरफ ना जाए, क्योंकि मैं इस शेप में आपको पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, इसने दूसरी शेप में लिखी हुई है, आप सिंपली इसको देखें। सबसे पहले ब्लू लाइन देखें, ब्लू लाइन आपका वही सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस किया, अंडर डैम्ड। कौन सा? अंडर डैम के सिस्टम जो है देखें आस्ता आस्ता जीरो की तरफ गया है, लेकिन कैसे? बार बार जीरो से गुजरता हुआ। टारगेट उसका यहाँ था कि वो जीरो हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, लेकिन वो कई बार जीरो से गुजरा। ये जीरो से गुजरा, फिर जीरो से गुजरा, फिर जीरो से गुजरा, फिर जीरो से गुजरा, और आखिर करते 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 जो है वो पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा, यानी उस ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी। अब ये था अंडर डैम सिस्टम। ये वाला जो रेड लाइन है और ये वाली जो थोड़ी सी स्काई ब्लू टाइप की है, ये दोनों एक तरह की हैं। सिर्फ फर्क क्या है, एक क्विकली जा रहा है जीरो की तरफ, एक स्लोली जा रहा है। ठीक है, ये जो क्विकली जा रहा है
ये क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकली डैम्प्ड क्या था? वो सिस्टम जिसमें बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है। यानी आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ सिस्टम इन विच ऑसिलेशन या एम्पलीट्यूड reduces to zero, the system in which the amplitude approaches to zero quickly without any oscillation. The system in which the amplitude approaches to zero quickly without any oscillation. इसमें क्या था? System approaches to zero with multiple oscillation. ये जो आपके पास अंडर डैम सिस्टम था, दोबारा सुन लें, द सिस्टम इन विच द एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो विथ मल्टीपल ऑसिलेशन। रेड की तरफ आ जाएं, जो कि हमने कहा ये क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम है, ठीक है, इन विच द एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो क्विकली विदाउट एनी ऑसिलेशन। इसके बाद थर्ड सिस्टम पे आ जाएं। थर्ड सिस्टम जो है वो आपका ओवर डैम्प्ड है, ठीक है, जिसमें बीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट था। इट इज अ सिस्टम इन विच द एम्पलीट्यूड अप्रोचेस टू जीरो ग्रेजुअली, स्लोली, एकदम जीरो पे नहीं जाता कि एम्पलीट्यूड जो एकदम जीरो पे चला जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसको रोक दें तो एकदम वो जीरो पे चला जाता है। यहाँ क्या है? एकदम जीरो पे नहीं जा रहा। क्रिटिकली डैम्प की एग्जांपल जो है ना, क्रिटिकल डैम्प की एग्जांपल में अमूमन वो शॉक एब्जॉर्बर्स की एग्जांपल लिखी जाती है कि शॉक एब्जॉर्बर में जो है, जब आप किसी वो खड्डे पर लगता है तो आपकी जो वो शॉक है वो एब्जॉर्ब होता है। उसके अंदर जो भी विस्कस मीडियम है, चाहे वो एयर है चाहे ऑयल है, उस स्प्रिंग की मूवमेंट को वो एकदम रोकती है, ठीक है। एकदम इस तरह भी नहीं रोकती कि इम्पल्स हाई हो जाए, वो एक्सपोनेंशियली जो है एकदम उसको रोकती है, बड़ा क्विक उसके अंदर रिस्पांस आता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपका स्प्रिंग जो है वो खड्डे में लगने के बाद ऑसिलेट करता रहे, आपको वो उछालता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ऑसिलेशन एकदम एब्जॉर्ब होती है। तो जो वो जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो एग्जांपल हैं क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन की, ठीक है। और ये जो तीसरी एग्जांपल है जिसमें जीरो की तरफ जा रहा है विदाउट एनी ऑसिलेशन, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये दी हुई है, अभी मैं देख रहा था, ये जो है, किधर गया, गायब भी हो गई तस्वीर, ओह शिट, तस्वीर ही गायब हो गई यार इतनी। अच्छा, मैं थोड़ा नेट गायब हुआ था, तस्वीर गायब हो गई। एक मिनट देखता हूँ दोबारा इसको मैं। अच्छा, इसमें सॉरी, ये एग्जांपल, ये नजर आ रहा है? हेलो, यस सर, नजर आ रहा है सर, क्या चीज है? तस्वीर नजर आ रही। सर। ये जो डोर के पीछे सर लगा होता है, जो सर आराम से दरवाजे को हाँ, ये देखिए, ये क्या होता है, आप दरवाजे को, इसके अंदर भी सारा वही सिस्टम है कि अगर अगर तो आपने दरवाजा वैसे जो है वो थड़क थड़क जाके लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने जो इसके अंदर भी एक स्प्रिंग मास, जो स्प्रिंग वगैरह जो लगा हुआ है, जो भी विस्कस मीडियम है जिस किस्म का भी है, जो कि उसके अंदर डैम्पिंग प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखते हैं दरवाजा खोलते हैं वो बड़ा स्लोली 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 जो है वो मूव करता हुआ जाता है। ये ओवर डैम सिस्टम है। ओवर डैम सिस्टम के जो ग्राफ आप पढ़ रहे थे वो यही है कि वो जीरो की तरफ जाता है लेकिन विदाउट ऑसिलेशन भी जाता है और ग्रेजुअली स्लोली जाता है। यानी क्रिटिकली और ओवर डैम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक में क्विकली जा रहा है, एक में स्लोली जा रहा है, ऑसिलेशन दोनों के अंदर नहीं है। जबकि अंडर डैम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ वो भी जीरो पे रहा है, टारगेट तीनों का एक है, टारगेट तीनों का एक है, लेकिन तरीका जाने का डिफरेंट है। इसकी एक और अच्छी सी एग्जांपल इधर इसने दी हुई है, वो भी मैं आपको देता हूँ, ठहर जाए। एक तो ये बार बार नीचे आ जाता है। इधर गई, इधर इसी मेरे ख्याल में,
हाँ, ये ग्राफ जो है ना यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है? सपोज देयर आर 3 persons P1, P2 and P3 are marked in the figure. All have to reach the center of the blue ring. ये इस जगह से यानी ओरिजिन से P1, P2, P3 3 लोग हैं, इनको कहाँ पहुंचना है? इस ब्लू जो सर्कल है इसके दरमियान जो मार्क्स है इधर पहुंचना है। Now to complete the all three get into 3 different airplanes. तीनों different airplane में जा रहे हैं। ओवर डैम, क्रिटिकली डैम एंड अंडर डैम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन, ठीक है। ओवर डैम में क्या होगा? ओवर डैम में ऐसा है कि एयरप्लेन टेक्स ऑफ वेरी स्लोली एंड हेंस हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ राइज टाइम, यानी राइज टाइम जो है उसका बहुत हाई है। राइज टाइम हाई होने का मतलब है स्लोली स्लोली जो है वो राइज कर रहा है। राइज करते 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 वो उस पोजीशन से आगे निकल जाएगा, लेकिन इस टारगेट पे नहीं पहुंच सकेगा। ये सिस्टम उसने कोरिलेट किया हुआ है किससे? अंडर डैम से। क्रिटिकली डैम में क्या है कि उसका राइज टाइम जो है वो कम हो गया, वो तेजी से ऊपर उठा है और उठते हुए उसने उसी तरह का एक ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो की है। ट्रेजेक्ट्री देखें दोनों की सेम है, लेकिन राइज टाइम में जो है वो फर्क है। ट्रेजेक्ट्री इसने फर्क की, P2 ने तो जरा तेजी से जो है वो ऊपर उठा है और उठते हुए वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? क्रिटिकली डैम्प है। तीसरा पायलट जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड है, उसने क्या किया, एकदम ही जहाज का मुंह ऊपर कर दिया, बहुत ही ऊपर चला गया, यानी वो जो उसकी रेफरेंस लाइन थी उससे ऊपर चला गया। फिर उसको समझ आई कि मैं तो बहुत ही ऊपर चला गया हूँ। फिर उसने क्या किया, जहाज का रुख नीचे किया, फिर नीचे आया, वो जरा थोड़ा ओवर एक्साइटेड था। फिर उसको समझ आई नहीं यार, अभी भी मैं लाइन से थोड़ा सा नीचे चला गया, मुझे थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। फिर उसने जो है थोड़ा सा चेंज की, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, करते करते वो जो है इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये उसने एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग सी दी हुई है को रिलेट करने के लिए ओवर डैम्प्ड को क्रिटिकली डैम्प के जो वर्ड हैं इनको समझने के लिए कि अंडर डैम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड है, एकदम उस रेफरेंस लाइन से, मीन लाइन से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, लेकिन आखिर जो है वहां पहुंच गया। क्रिटिकली डैम में उसने शुरू से अपनी जो हाइट है उसको लेवल पे रखा हुआ था, वो टाइम को उसने वो किया, मेंटेन किया और इस जगह पर पहुंच गया। जबकि तीसरा जो है वो बेचारा बिल्कुल ही जो था वो नैला था, खुद्दू था, उसने जो है वो अपना राइज टाइम सेट ही नहीं किया, बहुत ही आस्ता आस्ता उठा, वो अपने इस पॉइंट से आगे ही निकल गया, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सका। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, इसमें कहीं भी डैम्पिंग नहीं है, ये नहीं समझना कि कहीं डैम्पिंग हो रही है, ये सिर्फ इन डैम्पिंग के वर्ड्स को समझाने के लिए कि ओवर डैम, क्रिटिकल डैम, अंडर डैम का क्या मतलब है। तो सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अंडर डैम इज द सिस्टम in which the amplitude decreases या approaches to zero with multiple oscillation, ये बेशक लिख लें, the system in which amplitude approaches to zero with multiple oscillation। critically damped का मतलब है the system in which amplitude approaches to zero, जाना सब ने जीरो पे, यानी इसी पॉइंट की तरफ, टारगेट सब का ये पॉइंट है, जीरो है, ठीक है। approaches to zero quickly, क्विकली का लफ्ज लाजमी लगाना है, क्विकली विदाउट एनी क्या चीज कहते हैं इसको, ऑसिलेशन, विदाउट एनी ऑसिलेशन। और तीसरा सिस्टम क्या है? तीसरा सिस्टम जो है ओवर डैम्प्ड है, इन विच द सिस्टम अप्रोचेस टू जीरो विदाउट एनी ऑसिलेशन ग्रेजुअली, नॉट क्विकली, ग्रेजुअली या स्लोली, स्लोली का लफ्ज लगा लें, ठीक है, स्लोली जाएगा, ये भी आस्ता आस्ता जीरो की तरह, ये कहीं इधर जाके इधर जाके इधर जाके बहुत दूर जाके, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम में फर्क है, और यहाँ इक्वेशन से आप उसका फर्क कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन से फर्क ये निकलेगा, बीटा इज लेस देन बीटा इक्वल टू बीटा इज ग्रेटर देन। मेरे ख्याल में, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ परसेंट समझ आ ही गई होगी, बाकी आप इसको पढ़ें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। खुदा हाफिज सर। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है, अल्लाह हाफिज करके भाग रहे हो? कोई पूछ तो लो, कुछ बता दो, कोई रिस्पांस दे दो। अभी तक मैं इधर बैठा हूँ, आप अल्लाह हाफिज भाग रहे हो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
नहीं सर, अभी प्रैक्टिस करेंगे फिर पता चलेगा प्रॉब्लम का ना। चलो ठीक है सर, ठीक है, फिर आपको टाइम दिया जाता है, प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक सर। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह। सर जी जी सर जी सर जी। इसका कोई अच्छा बुक मैं कराची से मंगवा रहा हूँ, अच्छा बुक इसकी, क्या इसका अच्छा बुक सर मैं कराची से मंगवा रहा हूँ। यार, मेरे लिए भी सिंपल हो। जी सर। मेरे लिए भी मंगवा दो। सर आवाज नहीं यार। अभी आवाज आएगी भी नहीं, जब मैं अपने फायदे की बात करूँ फिर आवाज आएगी भी नहीं। आवाज आई है? नहीं सर आपकी आवाज नहीं, स्लो है सर सब जो। जब आप लोगों के माइक ऑन होते हैं तब डिस्टरबेंस हो रही होती है, जब आप लोगों के माइक बिल्कुल ऑफ हो रहे होते हैं फिर मैं परेशान होता हूँ, पता नहीं बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, मैं ऐसे ही चीखता जा रहा हूँ। नहीं सर, बैठे हुए हैं सर, आपकी बातें सुन रहे हैं सर। नहीं सर, सब बैठे हुए हैं सर। थोड़ी देर बाद ना कर दिया करें ताकि मुझे समझ आ जाए कि बैठे हुए हैं। सर इसका कोई अच्छा बुक बता दो। कोई बुक भी तो मैं कराची से मंगवा रहा हूँ। कोई बुक भी अच्छी नहीं है, सब बकवास है। अच्छा सर। नहीं नहीं, देखें कोई, मैं आपको बार बता दूं, मेरे पास तो अभी जितनी बुक पड़ी हुई है बस गुजारे की हैं, कोई बहुत मजे की नहीं है। ये जो खास कोर्स की बुक है ना, जो BS लेवल पे पढ़ाई जा रही है, उसे ही मंगवा के देखें। जिस कौन सा बुक सर, आवाज सर नहीं आ रही। क्या ना, जो टेक्स्ट बुक इस टाइम BS की चल रही है ना, BS की वेव्स एंड ऑसिलेशन की, जी जी। तो वो भी मंगवा के देखें। वो वैसे अनफॉर्चुनेटली मैंने भी अभी तक नहीं खरीदी, बस हालात ही ऐसे कुछ थे कि बस नहीं खरीद सका मैं। इस दफा मेरा सर इसका अतर कौन है, अतर कौन है सर? मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो ये है ना, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक तो बनी होगी, मैंने नहीं अभी तक देखी अच्छा सर। बेसिक BS लेवल की। जी सर बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अगर आप सर कोई मतलब सॉफ्ट में अगर किसी बुक का लिंक दे दें तो। यार मैं सर, मुझे याद है जिस बुक को मैं कुछ फॉलो कर रहा था वो आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल्स में मौजूद थी, लेकिन मैं एग्जैक्टली उस बुक को फॉलो नहीं कर रहा। मुझे नेट से भी देखना पड़ता है, मुझे वीडियोस भी देखनी पड़ती है, मुझे और भी 2-4 बुक हैं उनसे भी थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है, लेकिन कंप्लीटली किसी भी एक जगह से मैंने नहीं उठाया हुआ। जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ वो मुख्तलिफ जगहों से उठाया हुआ है। नेट से उठाई वही बुक जो है वो मैं आपको सारी की सारी शेयर कर देता हूँ, वो तो कोई मसला नहीं है। उसमें से जी अगर सर, आपको ठीक है समझ सर। आती है तो समझ लें। बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, बाद में जो है थोड़ा सिंपल लिखा हुआ है, बस मिक्स करके जो है वो लेक्चर तैयार करना। सर वो वीडियोस की लिंक भी सर आप अपलोड कर भेज दीजिए। सही। बाकी वीडियो के भी मुझे यूट्यूब तो चलाना आता है ना? यस सर। उस पे लिखे वेव्स एंड ऑसिलेशन, अंडर डैम सिस्टम, ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम, वीडियोस भी मिल जाती हैं जो आपको अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे। हो सकता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे मैं आपको भेजूँ, आपको समझ ही ना आ रही हो। बेशुमार वीडियोस मिल जाती हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसको सुन लें, मजीद क्लियर हो जाएगा, दूसरी सुने मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर अभी भी क्लियर हुआ है सर कुछ ना कुछ। जाहिर ही बात है, वो कुछ ना कुछ हर जगह से क्लियर होगा, लेकिन खुद करेंगे फिर मजीद क्लियर होगा। ठीक है, तो इस सेशन का मकसद ही ये था कि कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए, 100% अगर ना भी हो तो। अगर कुछ ना कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ कामयाब हो गया हूँ। बाकी आपको पूरी कामयाबी लेने के लिए खुद करना पड़ेगा एफर्ट। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन पूछें मुझसे, ठीक है, तो वो बेहतर होगा फिर। ठीक है जी, टाइम ख़त्म होने वाला है, ये बस पूरा हो गया है। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर जी जी। सर जी वो अटेंडेंस सर